मुझे माफ करना अतुल, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, तिरस्कार किया है और कई बार तुम्हारा मजाक भी उड़ाया है। मगर आज जब मुझे अपने बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम ही मेरे करीब थे। अगर आज तुम न होते तो न जाने मेरा क्या हाल होता। मैं शायद इस दुनिया में ही ना होता। अतुल बेटा, हम दोनों तो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब तो मुझे सुमित को अपना बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। उसे विदेश क्या भेजा, वो विदेशी ही होकर रह गया। माँ बाप को भी भूल गया। अब मेरा उससे कोई नाता नहीं। ये कहते हुए कांता प्रसाद फफक फफक कर रो पड़े थे। उन्होंने अतुल को खींचकर अपने गले से लगा लिया। अतुल की आंखें भी नम हो गई। वो अतीत की यादों में खो गया। अतुल के पिता रमाकांत की एक छोटी सी मेडिकल शॉप थी, जो सरकारी अस्पताल के सामने थी। परिवार की आर्थिक स्थिति विकट होने से अतुल ज्यादा पढ़ नहीं पाया था। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद उसने फार्मेसी में डिप्लोमा किया और अपने पिता के साथ दुकान में उनका हाथ बटाने लगा। एक ही शहर में दोनों भाइयों का परिवार रहता था, मगर रिश्तों में मधुरता नहीं थी। कांता प्रसाद और छोटे भाई राम प्रसाद के बीच अमीरी और गरीबी की दीवार दिन ब दिन ऊंची होती जा रही थी। दोनों भाइयों के बीच एक बार पैसों के लेन देन को लेकर अनबन हो गई थी, जिसके कारण उनके बीच कई सालों से बोलचाल बंद थी। होली दिवाली जैसे त्योहारों पर महज औपचारिकता निभाते हुए उनके बीच मुलाकात होती थी। अतुल के ताऊजी कांता प्रसाद एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर थे, जो अपने इकलौते बेटे सुमित की पढ़ाई के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। सुमित शहर के सबसे महंगे और मशहूर पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। जब कभी अतुल उनसे बैंक में या घर पर मिलने जाता था, तब वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते थे, अरे अतुल, एक बार कॉलेज का तो मुंह देख लेता, अभी 20 से 22 का हुआ नहीं कि दुकानदारी करने बैठ गया। कॉलेज लाइफ कब एंजॉय करेगा? तेरा बाप क्या पैसा साथ लेकर जाएगा? नहीं नहीं ताऊजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी भी आगे पढ़ने की बहुत इच्छा है और पापा भी मुझे पढ़ाना चाहते हैं, पर मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह से अवगत हूँ। मैंने ही उन्हें मना कर दिया कि मुझे आगे नहीं पढ़ना है। निशा और दिशा को पहले पढ़ाना लिखाना है, ताकि वे भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, जिससे उनके विवाह में अड़चन न आए। एक बार उनके हाथ पीले हो जाएं तो मम्मी और पापा की चिंता मिट जाएगी। वे दोनों आए दिन निशा और दिशा की चिंता करते रहते हैं। आजकल के लड़के पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़कियां ही ज्यादा पसंद करते हैं। ताऊ जी, आपको तो पता ही है कि हमारी मेडिकल शॉप से ज्यादा आमदनी नहीं होती। सरकारी अस्पताल के सामने मेडिकल की 50 दुकानें हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, फिर आजकल ऑनलाइन का भी जमाना है। मेरा क्या है, मैं निशा और दिशा की विदाई के बाद भी प्राइवेटली कॉलेज कर लूंगा, पर अभी परिवार की जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी है। अतुल ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा तो कांता प्रसाद को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अतुल खेलने कूदने की उम्र में इतनी समझदारी व जिम्मेदारी की बातें करने लग गया है। और एक उनका बेटा सुमित, जो अतुल की ही उम्र का है, मगर उस पर अभी भी बचपना और अल्हड़पन सवार था। वो घूमने फिरने और मौज मस्ती में ही मशगूल है। कांता प्रसाद के पास रुपए पैसों की कोई कमी न थी। उनके बैंक के कई अधिकारियों के बेटे विदेशों में पढ़ रहे थे, सो कांता प्रसाद ने भी सुमित को विदेश भेजने के सपने संजो कर रखे थे। वक्त बीत रहा था। सुमित इंजीनियरिंग में बीए करने के बाद एमएस के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया। इसी बीच कांता प्रसाद बैंक से सेवानिवृत्त हो गए। पत्नी रमा के साथ आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे। सुमित के लिए विवाह के ढेरों प्रस्ताव आने शुरू हो गए थे। अपना इकलौता बेटा विदेश में है, ये सोचकर ही कांता प्रसाद मन ही मन फूले न समाते थे।
अब तो वे जमीन से 2 कदम ऊपर ही चलने लगे थे। जब भी कोई रिश्तेदार या दोस्त मिलता तो वे सुमित की तारीफ में कसीदे पढ़ने लग जाते। कुछ दिन तक तो परिवार के सदस्य और यार दोस्त उनका ये रिकॉर्ड सुनते रहे, मगर धीरे धीरे उन्हें जब बोरियत होने लगी तो वे उनसे कन्नी काटने लगे। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। सुमित को ऑस्ट्रेलिया गए 3 साल का वक्त हो गया। एक दिन सुमित ने बताया कि उसने एमएस की डिग्री हासिल कर ली है और वो अब यूएस जा रहा है, जहां उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में मोटे पैकेज की नौकरी भी मिल गई है। कांता प्रसाद के लिए ये बेशक बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी। कांता प्रसाद और रमा अभी खुशी के इस नशे में चूर थे कि एक दिन सुमित ने बताया कि उसने अपनी ही कंपनी में नौकरी करने वाली एक फ्रांसीसी लड़की एडेला से शादी कर ली है। सुमित के विवाह को लेकर सपनों के खूबसूरत संसार में खोए हुए कांता प्रसाद और रमा बहुत ही जल्दी यथार्थ के धरातल पर धराशायी हो गए। अब तो दोनों अपने घर में ही बंद होकर रह गए। लड़की वालों के फोन आने पर अभी नहीं कहकर टालते रहे। कांता प्रसाद और रमा ने सुमित के विवाह की बात छिपाने की बहुत कोशिश की, मगर जिस तरह प्यार और खांसी छिपाए नहीं छिपती, उसी तरह सुमित के विदेशी लड़की से विवाह करने की बात उनके करीबी रिश्तेदारों के बीच बहुत ही जल्दी फैल गई। छोटी मोटी बीमारी होने पर उन्हें पड़ोसियों का सहारा लेना पड़ता था, मगर हर बार ये मुमकिन नहीं था कि जब उन्हें जरूरत पड़े तब पड़ोसी उनकी सेवा में हाजिर हो जाएं। इसी बीच देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कहर ढाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के कारण काम वाली बाई यशोदा ने आना भी बंद कर दिया और घरेलू नौकर किशन अपने गांव चला गया। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। रमा को दमे की शिकायत थी तो कांता प्रसाद डायबिटीज के चिंता और तनाव ने दोनों को और अधिक बीमार बना दिया था। सुमित इस संकट की घड़ी में वर्कशॉप पर टेक केयर, बाहर बिल्कुल मत जाना और जाना पड़ जाए तो मास्क पहन कर जाना, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना, बार बार साबुन से हाथ धोते रहना, सोशल दूरी बनाए रखना जैसे महज औपचारिक संदेश नियमित रूप से भेजकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता था। एक दिन रात में कांता प्रसाद को तेज बुखार आया। उन्हें लगा मौसम बदलने से आया होगा। घर में ही दवा खा ली, मगर बुखार ना उतरा। 2 दिनों बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और मुंह का स्वाद चला गया। तब रमा को पता चला कि ये तो कोरोना के लक्षण हैं। रात में करीब 1 बजे उन्होंने अतुल को फोन किया और सारी बात उसे बताई। अतुल और उसके पिता ने तुरंत भाग दौड़ शुरू कर दी। अतुल ने एक सामाजिक संस्था के यहाँ से एम्बुलेंस मंगवाई और अपने पिता के साथ कांता प्रसाद के घर के लिए रवाना हो गया। बीच रास्ते में अतुल अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के लिए लगातार फोन कर रहा था। 2-3 अस्पतालों से नकारात्मक उत्तर मिला, मगर एक अस्पताल में एक बेड मिल गया। अतुल ने कांता प्रसाद को फोन करके अस्पताल जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। रात करीब 2 बजे कांता प्रसाद को एक अस्पताल के कोरोना वार्ड में एडमिट कर दिया और ट्रीटमेंट चालू हो गया। रमा की आंखों में छिपा हुआ नीर आंसुओं का रूप धारण कर उसके गालों को भिगोना लगा, जिसे देख अतुल ने कहा, ताई जी प्लीज आंसू न बहाओ, अब चिंता की कोई बात नहीं है। ये शहर का बहुत अच्छा अस्पताल है। ताऊ जी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। ताई जी अब आप हमारे घर चलो। ताऊ जी को ठीक होने तक आप हमारे घर पर ही रहना। अस्पताल में कोरोना मरीज के रिश्तेदारों को ठहरने की अनुमति नहीं है। रमा का कंठ रूठ गया था, वो बोल नहीं पा रही थी। खामोशी से अतुल के साथ रवाना हो गई। कांता प्रसाद का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने से कुछ दिनों तक उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया।
फिर उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर बेड मिल जाने से उनकी जान बच गई है। कुछ ही दिनों के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कांता प्रसाद मन ही मन सोच रहे थे कि आज अतुल उनकी सहायता के लिए दौड़ कर न आता तो न जाने उनका क्या हाल होता। इस कोरोना महामारी ने आज इंसान को इंसान से दूर कर दिया है। कोरोना का नाम सुनते ही अपने लोग ही दूरियां बना लेते हैं। ऐसे में अतुल और राम प्रसाद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी हर संभव सहायता की थी। बुरे वक्त में अतुल ही उनके काम आया था। उनके अपने बेटे सुमित ने तो उनसे अब महज औपचारिक रिश्ता बनाकर रखा था। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब उससे तो नाता रखना बेकार है। अतुल के साथ साथ कांता प्रसाद भी अतीत की यादों से वर्तमान में लौटे। वे अभी भी अतुल को अपने गले से लगाए हुए थे। अतुल ने अपने आप को उनसे अलग करते हुए कहा, ताऊ जी, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, मैं तो आपके बेटे के ही समान हूँ। क्या पिता अपने बेटे को डांटता फटकारता नहीं है? फिर आप तो मेरे बड़े पापा हैं। मुझे आपकी बातों का कभी बुरा लगा ही नहीं। अब आप अतीत की कटु यादों को बिसरा दें और अपनी तबीयत का ध्यान रखें। अपनी मेडिकल की दुकान होने से कई बार अस्पतालों में जाना पड़ता है। इसी कारण कुछ एक डॉक्टरों से मेरी पहचान हो गई, इसलिए आपको बेड मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई और आपका समय पर इलाज हो पाया। अब आपको डॉक्टरों ने सख्त आराम की हिदायत दी है। बाद में वो ताई जी की तरफ मुखातिब होते हुए बोला, ताई जी, अब आप ताऊ जी के पास ही बैठी रहोगी और इनका पूरा ध्यान रखोगी, साथ ही अपना भी ध्यान रखोगी। अब आपकी उम्र हो गई है, सो आप दोनों आराम करना चाहिए। अब आप दोनों को किसी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ ही देर में दिशा और निशा यहाँ पर आ रही हैं। वे किचन संभाल लेंगी और घर का सारा काम भी वे दोनों कर लेंगी। अभी अतुल ने अपनी बात समाप्त भी नहीं की कि रामप्रसाद ने अपनी पत्नी सरला और दोनों बेटियों के साथ घर में प्रवेश किया। रामप्रसाद भीतर आते ही कांता प्रसाद के पैर छूने के लिए आगे बढ़े तो कांता प्रसाद ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। एक लंबे अरसे से दोनों के मन में जमा सारा मैल पल भर में आंसुओं में बह गया। दोनों भाइयों को वर्षों बाद गले मिलते देख परिवार के अन्य सदस्यों की आंखें भी पनीली हो गई। निशा और दिशा सभी के लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए रसोई घर की तरफ मुड़ गईं। बैठक में कुछ देर तक निस्तंभता छाई रही, जिसे अतुल ने भंग करते हुए कहा, ताऊ जी, एक बात कहूँ, कोरोना महामारी ने लोगों के बीच दूरियां जरूर बढ़ाई है, पर हमारे लिए कोरोना लकी साबित हुआ है, क्योंकि इसने दो परिवारों की दूरियां मिटाई है। ये कहते हुए वो जोर से हंसने लगा। अतुल की हंसी ने गमगीन माहौल को खुशनुमा बना दिया था। कांता प्रसाद और राम प्रसाद की नम आंखों में भी हंसी चमक उठी। कांता प्रसाद ने अतुल को इशारों से अपने करीब बुलाया और अपने पास बैठाते हुए कहा, अतुल बेटा, एक बात ध्यान से सुनना। सरकारी अस्पताल के सामने मैंने अपनी एक दुकान बनवारी लाल को किराए पर दे रखी है ना, वो इस महीने की 30 तारीख को खाली कर रहा है। अब तुम इस दुकान में शिफ्ट हो जाना। आज से ये दुकान तुम्हारी है, समझे? मैं जल्द ही वकील से ये दुकान तुम्हारे नाम करवाने के लिए बात कर लूंगा। अतुल बीच में बोल पड़ा, नहीं ताऊ जी, मेरी अपनी दुकान अच्छी चल रही है, प्लीज आप ऐसा ना करें। अरे अतुल, मुझे पता है तेरी दुकान कितनी अच्छी चलती है। एक कोने में तेरी छोटी सी दुकान है और अस्पताल से बहुत दूर भी। बस तू मेरी बात मान ले, अपने ताऊ जी से बहस ना कर। कांता प्रसाद ने मुस्कुराते हुए अतुल को डांट दिया, भाई साहब, आप ऐसा ना करें। दुकान भले ही चलाने के लिए हमें किराए पर दे दें, पर इसे अतुल के नाम ना करें।
सुमित राम प्रसाद भविष्य का विचार करते हुए सुझाव देने लगे तो कांता प्रसाद चिंतित आवेश में बीच में बोल पड़े। अरे रामू, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं चाहे जिसे दे दूं। सुमित से अब हम कोई नाता नहीं रखना चाहते हैं। अब वो हमारा नहीं रहा। सुमित ने तो अपनी अलग दुनिया बसा ली है, उसे हम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। अब तो अतुल ही हमारा बेटा है। कांता प्रसाद की आंखें फिर छलक गई। राम प्रसाद ने इस समय बात को और आगे बढ़ाना उचित न समझा। कुछ ही देर में निशा और दिशा किचन से नाश्ता लेकर बाहर आ गईं। रमा ने निशा और दिशा को अपने पास बिठाया। दोनों रमा के दाएं बाएं बैठ गईं। रमा ने दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये जुड़वा बहनें जब छोटी थी तब दोनों छिपकली की तरह मुझसे चिपकी रहती थी। रात को सरला बेचारी सो नहीं पाती थी, तब मैं एक को अपने पास सुलाती थी। इनका पालन पोषण करना सरला के लिए तार पर कसरत करने के समान था। देखो अब ये कितनी बड़ी हो गई हैं। ये कहते हुए रमा निशा और दिशा का माथा चूमने लगी। फिर कांता प्रसाद की तरफ मुखातिब होते हुए बोली, आपने बहुत बातें कर ली जी, अब मेरी बात भी सुन लो। मैंने निशा और दिशा का कन्यादान करने का निर्णय लिया है। इन दोनों के विवाह का संपूर्ण खर्च मैं ही करूंगी। अतुल इन्हें जितना पढ़ना है पढ़ने देना, और अगर तुम प्राइवेटली आगे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। अब तुम्हें और तुम्हारे मम्मी पापा को निशा और दिशा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रमा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। मैं भी यही कहने वाला था। हम तो बेटी के लिए तरस रहे थे, ये अपनी ही तो बेटियां हैं। कांता प्रसाद ने उत्साहित होते हुए कहा तो उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। मगर उनकी बातें सुनकर रामप्रसाद और मुखदर्शन बनकर बैठी सरला की आंखों से आंसुओं की धारा धीरे धीरे बहने लग गई। माहौल फिर गंभीर बन रहा था। इस बार निशा ने माहौल को हल्का फुल्का करते हुए कहा, आप सब तो बस बातें करने में ही मशगूल हो गए हैं, चाय की ओर किसी का ध्यान नहीं है। देखो ना, ये ठंडी हो गई, मैं फिर से गर्म करके लाती हूँ। ये कहते हुए निशा उठी तो उसके साथ साथ दिशा भी खड़ी हो गई। दिशा ने सभी के सामने रखी नाश्ते की खाली प्लेटें उठाई तो निशा ने ठंडी चाय से भरे कप उठाए। फिर दोनों किचन की ओर मुड़ गईं, जिन्हें कांता प्रसाद और रमा अपनी नजरों से ओझल हो जाने तक डबडबाई आंखों से देखते रहे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।